Assalamu alaikum, namaste, and sat sri akal to all my viewers from Gimme TV. आप सब मुझे उम्मीद है जहाँ जहाँ हैं खुशो खुर्रम हैं और ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे हैं, जो करंट सिचुएशन है उसको भी कोप अप कर रहे हैं और हम आपके साथ हमेशा की तरह से गिमी टीवी जो है वो अपने अच्छे अच्छे गेस्ट हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से खुद ब खुद दोस्त मिल रहे हैं और उनको हम लेके आ रहे हैं और ऐसे फील्ड से लेके आ रहे हैं और कि आप हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जहाँ पे हम पाकिस्तान से भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, इंडिया से आते हैं, जहाँ-जहाँ भी कोई ना कोई एक ट्रेमेंडस और अनयूजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटीज़ लोगों ने जो की हुई हैं, वो सारे के सारे मैंने जैसे पहले आपको कहा कि पॉजिटिव वाइब्रेशन, पीस वाइब्रेशन और सर्विस टू अदर्स, उसके सिलसिले में हमारे साथ एक माशाल्लाह से गिनी टीवी की एक टीम बनती जा रही है। तो आज आपको एक ऐसे फील्ड से, एक ऐसी पर्सनैलिटी को हमने दावत दी है कि जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, डायरेक्टर हैं एट इंटरनेशनल जस्टिस एडवाइजरी एसोसिएट्स में और प्रीवियसली वो डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एट हर मैजेस्टीज क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस में थे। बहुत सारा काम कर रही हैं, हमारे यूके में ही रहती हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जाते हैं, पाकिस्तान में भी जा रही हैं, वहाँ पे भी पुलिस को यहाँ से ट्रेनिंग भी देते हैं और बहुत सारा और भी काम कर रही हैं। और इनसे हमने जब रिक्वेस्ट की तो सबसे मज़े की बात है कि इन्होंने कहा कि जी मेरा तो फील्ड ऐसा है कि मुझे तो ये बोरिंग सा लगता है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है और कैसे लोग क्रिमिनल्स बन जाते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, उनको कैसे आप हेल्प आउट करते हैं, फिर पाकिस्तान में जाके आप पुलिस को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस होती हैं। उसके अलावा आप देखें कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हैं, कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो आपको तारुफ करवाती हूँ जनाब अस्कर हुसैन साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन गिमी टीवी। We welcome you in our show. थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। आदाब, नमस्कार, सलाम सबको मेरी तरफ से। और आपको हमने दावत इसलिए दी है कि आप बहुत बहुत काम कर रहे हैं और बहुत आला पैमाने का काम कर रहे हैं। मेरे जहन में सबसे पहले जब आपका मैंने सुना तो सबसे पहले तो आपका जो नेम है अस्कर, पहले तो मेरा वो इंटरेस्ट है कि मैं पहले आपसे ये पूछूं कि इतना डिफरेंट अनयूजुअल नेम कैसे और इसका क्या मतलब है? जी शुक्रिया। आमतौर पे जब मेरा नाम लोग सुनते हैं तो समझते हैं वो असगर है, जो कि जी काफ़ी होता है, तो वो भी अच्छा नाम है। लेकिन किसी वजह से मेरे वालिदैन ने मेरा नाम अस्कर चुना, जो कि तुर्की नाम है। जी। मेरे वालिदैन का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। हम्म, तो हैदराबाद में और तुर्की के दरमियान काफ़ी राब्ता रहा है, कई दहाई से, कई सही। 100 साल से भी ज़्यादा। उनकी शहज़ादियाँ हम्म, आपकी बेटों से शादी कर चुके थे, तो इस तरह से उनके रिश्तेदारी थी। तो इसलिए हैदराबाद में तुर्की नाम बहुत चलते हैं। तो मेरा नाम अस्कर है, जिसका मतलब है सोल्जर। सोल्जर बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा वैसे आप सोल्जर नहीं हैं लेकिन आप दूसरे तरीके से सोल्जर हैं क्योंकि आपने एक जिम्मेदारी जो क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनल लॉयर हैं आप, तो उसमें आप मुझे ये बताइए क्या क्या आप अपनी हमें थोड़ी सी अम, आप क्या हमें बताएंगे? मैं जानना चाहूंगी कि हमारे नाजरीन को आपकी जुबानी पता चले आपने कैसे ये फील्ड चुना, फिर कैसे आप इसमें जो इतना ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, ये किस तरह से आपके ज़हन में आया? अम, इत्तेफाक से मेरे दोनों वालिदैन बैरिस्टर्स थे। तो वो दोनों लॉ में ही थे। तो न जाने किस तरह से मैं भी उसी तरफ चल पड़ा, घर का माहौल ही ऐसा था। तो एक दफ़ा लॉयर जब बन गया तो फिर आपको चूज़ करना पड़ता है, जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो अपनी फील्ड चूज़ करनी पड़ती है। जी। मुझे शुरू से ही क्राइम में बहुत दिलचस्पी थी। हुँ, एक तो उसकी तहकीक करना, हुँ, और फिर जो
विक्टिम्स होते हैं उनको सपोर्ट देना जो है वो बहुत बड़ा मेरे लिए सबसे अहम नज़रिया होता है प्रोसिक्यूटर की हैसियत से। तो इसलिए मैं इस तरफ चल पड़ा। तो मेरी शुरुआत मैंने भी बैरिस्टर हूँ, मैं उसमें तालीम हासिल की यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के साथ मैंने कोई 24 या 25 साल, मैं भूल गया हूँ, उनके साथ प्रोसिक्यूटर रहा। पिछले कई साल तो उनके हेडक्वार्टर्स में था। मैं वहाँ पर हेड था स्पेशलिस्ट यूनिट का, जहाँ पर बहुत मुख्तलिफ किस्म के केसेस जो हैं वो वहाँ पे ट्राई करते थे, नॉर्मल केसेस से ज़रा हट के, इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूटिंग एमपीज, उस टाइप की चीज़ें, और पुलिस ऑफिसर्स को भी प्रोसिक्यूट किया है। तो उस टाइप के केसेस किए। फिर उसके बाद जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर था प्रोसिक्यूटर्स का। तो पहले मेरे को लोग इंस्पेक्ट करते थे जब मैं प्रोसिक्यूटर होता था। तो मैंने कहा कि दूसरों पे भी थोड़ा सा आजमाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आपको लोग अक्सर ऑफ स्टेट का तो पता होता है, स्कूल्स के इंस्पेक्टर्स होते हैं, उसी तरह ये प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर है कि देखते हैं कि काम से हो रहा है। तो वो किया। उसके बाद वहाँ से अब पिछले 3 साल से 4 से मैं अब कंसल्टेंट हो गया हूँ, और अब मुख्तलिफ दुनिया में ममालिक में जाता हूँ और कंसल्टेंसी करता हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि विक्टिम्स को किस तरह से, कैसे आप सपोर्ट करते हैं? किस अ, लेवल पे करते हैं उनको? कैसे उनका सिलसिला आपके साथ जुड़ा हुआ है? प्लीज़ बताइए। ये एक बहुत अहम काम है, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख लें, यूके में भी देख लें, या दूसरे दीगर ममालिक में भी देख लें, तो विक्टिम्स जो होते हैं अक्सर अक्सर सब नहीं लेकिन अक्सर बेआवाज़ लोग होते हैं, मुश्किलों में होते हैं। ट्रू। बहुत सारे गरीब होते हैं, ख़वातीन होती हैं जो कि फंसे हुए होते हैं मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स में, उन पे बड़ा जुल्म होता है। एल्डरली होते हैं लोग, असल में पिक उन लोगों को करते हैं ज़्यादातर जो वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको चाहिए आसान विक्टिम, यस। उनको कोई मुश्किल विक्टिम नहीं चाहिए था। तो वो अक्सर वो करते हैं। तो उनको है ना उनका हक पहुँचाना एक मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा काम है और सही काम है। और इसके सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको इंसाफ़ दिलाना। हुँ। ये काम है प्रोसिक्यूटर का कि आप जो हैं उनको इंसाफ़ दिलाएँ और उनकी जो आवाज़ है वो कोर्ट तक पहुँचाएँ, और फिर कोर्ट को फ़ैसला करने दें कि वो जो जिसको आपने समझा है कि उसने ये क्राइम किया है वो वाक़ई में किया है या नहीं किया है। तो ये किरदार है प्रोसिक्यूटर का कि वो बेआवाज़ को आवाज़ दे। दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस टू ह्यूमन बीइंग्स, टू ह्यूमैनिटी। आप देखें कि बेआवाज़ की आप आवाज़ बन के काम कर रहे हैं। तो सर, ये यूके में तो चलें देखें, यहाँ पे लॉ है, बाकी चीज़ें हैं। तो मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे कुछ निस्बतन जहाँ पे लॉ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है और उसका एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है हमारा यहाँ पे लीगल सिस्टम, तो कुछ काफ़ी हद तक आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट माय होम कंट्री कि पाकिस्तान में फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं थोड़ा-सा शुरू यहाँ से करता हूँ, जी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे उसूल हैं, क़वानीन हैं, निज़ाम है, तंज़ीमात हैं जो कि विक्टिम्स की भी सपोर्ट करते हैं, प्रोसिक्यूशन को भी सपोर्ट करती हैं, पुलिस है, मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये नहीं कहूँगा मैं कि सारे जो विक्टिम्स हैं वो यहाँ पर उनको उनका हक मिलता है। अ, रियली? हाँ, हर जगह यही है, नो नो सिस्टम इज़ परफेक्ट। हाँ। लोग सबूत की वजह से नहीं होते हैं, बाज़ दफ़ा लोग सामने आते नहीं हैं, वो गवाही नहीं देते हैं, या वो खुद भी डरते हैं विक्टिम्स कि अगर गवाही देंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप ड्रग्स में जाएँ, अगर आप गैंग्स में देखें, तो जो विक्टिम्स होते हैं इसमें, तो वो खौफ़ज़दा होते हैं कि अगर मैं कोर्ट में जाऊँगा, गवाही दूँगा, तो मेरे साथ बाद में बहुत बुरा होगा। तो उसकी वजह से काफ़ी केसेज़ यहाँ पे भी फ़ेल हो जाते हैं। रेप केसेज़ जो होते हैं, वो भी देख लें आप, उसमें भी कई औरतों को उनका हक नहीं मिलता। दूसरों के मुल्कों के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बुरा है, लेकिन कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे भी कंटीन्यूअस इस्लाह की ज़रूरत है और करते रहते हैं। परफेक्ट। अब आप आ जाएँ दूसरे ममालिक में, तो मुझे बड़े अफ़सोस की बात ये है कि बहुत सारे ममालिक में जा चुका हूँ,
मिसाल के तौर पे अब कज़ाकिस्तान भी जा चुका हूँ, मालदीव्स भी जा चुका हूँ, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीसिया, पाकिस्तान में 2 अलग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ इस वक़्त, और भी ममालिक में गया हूँ। वहाँ पर विक्टिम की बहुत ही गिरी हुई हैसियत होती है। विक्टिम को तो एक्चुअली वो लोग गिनते भी नहीं हैं। उसको मिसाल के तौर पे आपने ख़ास तौर पे कहा कि पाकिस्तान के बारे में ज़रा बताऊँ, तो उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा कॉन्संट्रेट करूँगा कि मैंने स्टेटमेंट्स देखे, केस फाइल्स देखी हैं जहाँ पे विक्टिम का स्टेटमेंट ही नहीं होता। यानी कि विक्टिम की अपनी ज़बानी जो है ना, कहानी ही नहीं सुनने को मिलती है। तो वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि बेआवाज़ की आवाज़ जो होती है, वहाँ पे तो आवाज़ दबा के रख देते हैं सिस्टम ही। अब आपके तो मिसाल के तौर पे मैं रेप का केस लेता हूँ, तो उसमें पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो कंप्लेनेंट होता है, वो अक्सर लड़की का बाप होता, भाई होता है, उसके थ्रू कंप्लेंट आती है। लड़की को कोई नहीं अप्रोच करता अक्सर। अब कोशिश जो हम लोग कर रहे हैं, वो यही है कि थोड़ा-सा आप विक्टिम पे भी निगाह डालें, उससे भी पूछें, उसकी भी राय लें। लेकिन वहाँ पे सोसाइटी ऐसी है, निज़ाम ऐसा है कि लड़कियों को बोलने नहीं देते, या उनको सामने लाने में उनको झिझक होती है, उनकी इज़्ज़त, सो कॉल्ड इज़्ज़त पे दाग लगता है। तो इन वजूहात की वजह से उनको बहुत पीछे किया हुआ होता है। और बाज़ तौर पे, मिसाल के तौर पे, जब केस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कॉम्प्रोमाइज़ पता नहीं आपके देखने वाले समझेंगे नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा केस कोर्ट के बाहर डिसाइड हो जाता है। जी, जी, जी। तो उसमें है ना, जो आवाज़ होती है वो कंप्लेनेंट की होती है। यानी कि जब बाप या भाई कहता है कि ठीक है, तो फिर कंप्लेनेंट जो है उसको कोई उसकी बात सुन लेते हैं। और जो विक्टिम होता है उससे तो कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आपके ऊपर ज़ुल्म हुआ था, आपके ऊपर जबर हुआ था, आपके खिलाफ ये सानिया हुआ था, आपकी क्या मर्ज़ी है? तो बहुत दफ़ा तो ख़वातीन से तो पूछते भी नहीं हैं जो विक्टिम होती हैं। तो इस लिहाज से ऐसे बहुत सारे मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह से आप चाइल्ड विक्टिम देख लें, बहुत हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। सेक्सुअल अब्यूज़ के बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे विक्टिम्स जो हैं वो कम उम्र के लड़के और लड़कियाँ दोनों होते हैं। सिर्फ लड़के लड़कियाँ नहीं होती, बल्कि लड़के भी होते हैं, और उनकी भी आवाज़ गरीब तबके से होते हैं ज़्यादातर। अगेन वो वल्नरेबल जो लोग हैं ना, उन्हीं को पिक करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो विक्टिम्स की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी बुरी है। तो सर आप जो कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो आप काम कर रहे हैं, आपने जैसे बताया आप 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम है, तो वो किस तरह का काम आप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारी जानकारी करवाएँ? अच्छा, ठीक है। अ, ये जो है कोलैबोरेशन है बिटवीन द यूके हुँ, और पंजाब गवर्नमेंट इन पार्टिकुलर, ओके। हुँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है डिफिड है ना, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, और फॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस है। तो ये लोग है ना दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तालीम पे भी होता है, स्कूल्स के बारे में होता है, सेहत के लिए भी होता है, और इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे भी होता है, जिसमें ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा हिस्सा है। हुँ, तो ये जो मुख्तलिफ ममालिक में मैं जाता हूँ, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफिड और एफसीओ ने उन ममालिक के साथ बैठ के कहा है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको मदद चाहिए तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो आके आपकी मदद करेंगे। तो ये बाहमी तौर पे ये फैसला होता है, फिर वो लोग जो हैं जब ये हो जाता है तय, तो वो एक प्रोजेक्ट बना के एडवर्टाइज करते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कौन कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली डिफिड वालों के पास एक्सपर्टीज तो नहीं है ना, वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो उनके पास लीगल एक्सपर्टीज नहीं है, मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं है, और टीचिंग वो तो उनके स्पेशलिस्ट आते हैं। तो हुँ, दुनिया में 4-5 ऐसे बिग कंपनीज हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जो ये प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते हैं, और जब जीतते हैं तो फिर वो जाके वहाँ पे हम जैसों को फिर पिक करते हैं। वो कहते हैं आप हमारा ये प्रोजेक्ट वहाँ पे डिलीवर करें। तो इस वक़्त जो पाकिस्तान में जो 2 प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ, जी। वो पंजाब में वो हैं, एक है काउंटर टेररिज्म प्रोसिक्यूटर्स को सिखाने के लिए, और दूसरा जो है, जो मैं कहूँगा नॉर्मल क्राइम, जो कि नॉन काउंटर टेररिज्म क्राइम्स हैं। हुँ, मिसाल के तौर पे डकैती है, मर्डर है, रेप है, जो है। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स अलग-अलग चल रहे हैं। काउंटर टेररिज्म और इसमें अलग इसलिए किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। सही। और अलग से प्रोसिक्यूशन होता है, उनकी पुलिस फ़ोर्स भी अलग है। तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी-सी अलग होती है, और दूसरी जो प्रोसिक्यूटर्स होती हैं वो अलग होती हैं। मैं यूके में जब था मैं, तो मैं यहाँ पे काउंटर टेररिज्म एंड स्पेशल क्राइम का हेड था यहाँ पे एक यूनिट का।
तो जी। मुझे दोनों तरफ का तजुर्बा है, तो इसलिए मैं दोनों प्रोजेक्ट्स में मैं काम करता हूँ। तो अगर मैं थोड़ा-सा वज़ाहत करूँ या आप जी, कुछ और ज़रूर, ज़रूर करें। मैंने आगे आपसे क्वेश्चन यही करना था कि आप दोनों की ही अगर वज़ाहत करें, इट्स अप टू यू कि काउंटर टेररिज़्म का अगर आप बात करना चाहें तो थोड़ा उसका भी बता दें। क्योंकि अ, एक दिस इज़ फॉर द नॉर्मल ऑडियंस के, क्योंकि आपके फ़ील्ड के बारे में, एजुकेशन के बारे में तो बहुत पता है लोगों को कि वो जो आप मिलके यूके के साथ या दूसरी कंट्रीज़ के साथ होता है। लेकिन आपके फ़ील्ड का ये जो प्रोसिक्यूशन वाली इस तरह की बहुत अवेयरनेस ज़रा कम है पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। जी, प्लीज़। अब वहाँ पे ये है कि इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है प्रोसिक्यूटर्स का, जो सिर्फ़ काउंटर टेररिज़्म के केसेस डील करते हैं, हुँ, हुँ, और ऑब्वियसली दूसरे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो नॉर्मल केसेस डील करते हैं। हुँ, अम, रिक्वायरमेंट्स दोनों की एक तरह से मिलती-जुलती है और एक तरह से अलग है। हुँ, कुछ चीज़ें दोनों में जो मैं कहूँगा ख़ामियाँ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ कमियाँ जो हैं, हुँ, कमी बेशी जो हो रही है वो सिमिलर है। मिसाल के तौर पे वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर्स बनते हैं, जो वो पहले लॉ डिग्री तो होती है ऑब्वियसली उनके पास, लेकिन उनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, जो कि यहाँ पे होती है। मिसाल के तौर पे आप बैरिस्टर बनते हैं या सोलिसिटर बनते हैं, हुँ, तो उस हिसाब से आपकी स्पेशलिज्म बनती है। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है ही नहीं सिस्टम। तो आप एक दिन आपने लॉ डिग्री की है और दूसरे दिन आप प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। वो पास करते हैं, एक छोटा-सा टेस्ट होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो हुँ, आप पास करते हैं तो उसके बाद आपको अपॉइंट करते हैं। तो आपके पास ना ट्रेनिंग नहीं होती है टू हुँ, बिकम अ प्रोसिक्यूटर, और इन हाउस ट्रेनिंग भी बहुत ही कम है। वहाँ पे है ना, एक दफ़ा बन भी जाते हैं आप प्रोसिक्यूटर तो आप बेसिकली किसी को देख के थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन कोई फॉर्मलाइज़्ड ट्रेनिंग पहले नहीं थी। अब पिछले 2 साल से 3 साल से उन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा करना शुरू किया है, लेकिन अभी भी बहुत बुनियादी तौर पे है। जो आप चीज़ 2-3 साल में सीखते हैं, वहाँ पे आपको 1 महीने का कोर्स मिलता है, एक लाइक कंप्रेस्ड अब्रिज्ड वर्ज़न के तौर पे, वो थोड़ा-सा आपको सिखा देते हैं। तो इसकी वज़ह से उनमें अभी भी बहुत सारी, तो उनका कसूर नहीं है। अब जब आप किसी को सिखाते नहीं हैं, तो फिर उनको आप है ना बोले कि ना आपको तैरना नहीं आता, आप इस स्विमिंग पूल में छलांग लगा दो, अब आप तैरो, तो वो मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ये चीज़ें दोनों तरफ हैं, चाहे आप नॉर्मल प्रोसिक्यूटर हों, चाहे एंटी टेररिज्म प्रोसिक्यूटर हों। लेकिन ऑब्वियसली एंटी टेररिज्म में ना फिर एडिशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, जो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं केस को। उसमें है ना, उसकी वजह से उनको थोड़े से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा तरबियत की ज़रूरत होती है, जो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी जब गया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में यहाँ पर, तो टेररिज्म केसेस करने से पहले आपको काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है। फिर आपको उसके बाद फिर मेंटोरिंग होती है, आपको केस पे छोड़ा नहीं जाता है। आप किसी के अंडर काम करते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, और फिर जैसे-जैसे आप डेवलप होते हैं, तो आपका छोटे केसेस से शुरू करते हैं विद इन दैट स्फीयर, और फिर बड़े केसेस की तरफ जाते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आप है ना जो है ना काफ़ी एड हॉक और रैंडम है कि आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है किसी से, कोई आपका यार दोस्त बन गया तो बन गई, और सीख लिया आपने कि आपकी कुछ काबिलियत खुद है, तो उसकी वजह से हो सकता है, वरना तो फिर पॉटलक होता है। तो ये सब कमी जो है, उसके उसके जो है ना असरात बहुत ज़्यादा होते हैं केसेस पे। अगर आप चाहें तो मैं इसकी जी, तरफ थोड़ा जी, जी, कैसे जाऊँ? श्योर, श्योर, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। अब मसला ये है कि आप प्रोसिक्यूटर का जो एक बहुत ही बुनियादी और अहम काम है, वो ये है कि केस जो आपको पुलिस ने दिया है, उसको आप जाँच-पड़ताल करें और देखें इसमें दम भी है या नहीं है। अ, इसको रिव्यू प्रोसेस कहते हैं। ओके। आप केस को रिव्यू कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज़ भी कहते हैं। पाकिस्तान में स्क्रूटनाइज़ का लफ्ज़ होता है, यूके में रिव्यू का केस होता है, जी, लेकिन चीज़ वो होती है। उसमें एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि आपको उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। उसमें आप एविडेंस को देखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट देखते हैं, मुख्तलिफ और फैक्टर्स देखते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि मेरे ख़्याल में ये केस बनता है या मेरे ख़्याल में ये केस नहीं बनता। हुँ, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस प्रोसिक्यूटर्स देखने के बाद कहते हैं हुँ, कि मेरे ख़्याल में ये केस नहीं बन रहा। आपने इसको चार्ज किया है, हुँ, लेकिन मेरे ख़्याल में ये इसमें कमियाँ हैं इन इन पॉइंट्स के ऊपर। अगर आप इन कमियों को, पुलिस को कहती है कि अगर आप इन कमियों को पूरा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये आप इन्वेस्टिगेट करें, ये इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो सबूत मिलता है तो फिर मैं दोबारा देखूँगा और फिर आगे बढ़ाऊँगा अगर बनता है। अगर नहीं बनता है तो आई विल स्टॉप द केस नाउ। हुँ,
तो ये पावर है। हम्म, पाकिस्तान में ये नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, या होता है तो बहुत पेरिफेरी तौर पे होता है, कोई ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हैं, क्योंकि अगेन उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनको आता नहीं है। उनको कहा जाता है आप करो ये, उनके पास फॉर्मली तो पावर है स्क्रूटनाइज करने का, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि एक्चुअली स्क्रूटनाइज के स्टेप्स क्या हैं, तो वो समझ में नहीं आता। तो क्या करते हैं कि वो केस आती है पुलिस फाइल से और वो भेज देते हैं। अब इसका मकसद मतलब ये होता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं और ऐसे कोर्ट में पहुंच जाते हैं जिनको कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए, जो कि बहुत ही बुरे केसेस हैं, वीक केसेस हैं, एविडेंस ही नहीं है, उसके बावजूद भी वो चल रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये है कि हर किसी को, यूके में हर किसी को आप रिमांड में नहीं डालते हैं। सही, कुछ लोगों को रिमांड में डालते हैं केस के दौरान जो खतरा है पब्लिक के लिए, या एग्जैक्टली, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी या बड़े ऑफेंसेस के लिए भी, अनलेस आपके पास इन्फ्लुएंस है और दूसरे फैक्टर्स हैं, आप रिमांड में चले आते हैं। तो आप बाज़ दफ़ा महीनों और सालों गुजार देते हैं और केस बाद में आता है और पता चलता है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं था। तो जो केसेस बहुत पहले ख़त्म होकर सिस्टम में से निकल जाना चाहिए था और पुलिस को किसी और को ढूंढना चाहिए था, वो होता ही नहीं है। इतने सालों बाद, इतने महीनों बाद, एक तो वो बेचारा बेगुनाह हाउ फंसा सैड, रहा, इतनी दूसरा ज्यादती है। बहुत होता है, बहुत होता है। वहां पे जो कन्विक्शन रेट है वो 5 से 10% है। तो यानी कि अगर 100 केसेस कोर्ट जा रहे हैं, राइट, इससे 5 या 10% एक्चुअली कन्विक्शन होती है। आप सोचेंगे कि 90% केसेस जो हैं वो कोर्ट कहती है कि किसी ना किसी वजह से इसमें कोताही है और ये इसको हम लोग बरी कर रहे हैं। तो 90% जो लोग इस वक्त प्रिजन में बैठे हुए हैं रिमांड में, वो उनको होने नहीं चाहिए होते। आप तो देखें, आपका प्रोसिक्यूटर का जो काम है ना, वो यही है कि आप विक्टिम को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेगुनाह को पकड़ के आप विक्टिम बना दें एक और, उसी को ही आप प्रोसिक्यूट करेंगे जिसके खिलाफ आप कहते हैं कि आपके पास सबूत है और ये सही शख्स है। तो ये बड़ा फर्क है प्रोसिक्यूटर में और डिफेंस में। डिफेंस जो होता है वो ज्यादातर उनका जो एम्फेसिस है वो अपने क्लाइंट को छुड़वाने का होता है। प्रोसिक्यूटर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे कन्विक्शन एट ऑल कॉस्ट चाहिए, उसका है जस्टिस दिलाना। जस्टिस में ये है कि अगर आपके ख्याल में पुलिस ने किसी गलत आदमी को पकड़ा है तो आप कहेंगे ये गलत है, ये केस मैं नहीं चलाऊंगा, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो प्रोसेस है अच्छा नहीं चल रहा इस वक्त, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं वो प्रिजन में होते हैं और महीनों सालों बाद उनको रिहा हो जाते हैं, क्योंकि वो कोर्ट कहती है ये तो कोई केस ही नहीं था, आप ये लेके क्यों आए हैं, और उसको बरी करते हैं। अब इसका डबल है, एक तो जो अक्यूज था उसके ऊपर तो पड़ेगा, उसके जो फैमिली वाले थे, आप सोचे कितने खानदान में एक ही होता है जो कि ब्रेड विनर होता है, वो अंदर बंद पड़ा है, उसके फैमिली पे कितना असर पड़ता है, सोसाइटी पे कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं, मानते ही नहीं कि भाई आके रिपोर्ट करने का क्या फायदा, वो तो गलत आदमी को पकड़ते हैं और वो हमारे को जस्टिस तो मिलेगा नहीं। और इससे भी ज्यादा विक्टिम की उम्मीदें बढ़ जाती हैं बाज़ दफा। अगर वो विक्टिम ऐसा है जिसको पता है कि किसने किया है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा, मिसाल के तौर पर से डकैती है, अब उनको डकैती में तो वो जानते नहीं ना किसने आके उनके घर पे ये किया है, तो वो तो ये समझ रहे ना कि जिनको पुलिस ने पकड़ा है और ये प्रोसिक्यूट उन्होंने की होगी। किया होगा, तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाती है, चले अच्छा हमें को इंसाफ मिल रहा है। लेकिन कुछ महीनों सालों बाद पता चलता है कि एक्चुअली वो तो कोई केस ही नहीं था, पुलिस ने जिसको भी पकड़ना था पकड़ लिया है और उनको ये प्रोसेस करवा दिया है, और क्योंकि उनकी जान छुड़ गई, और ये कह दिया कि भाई हमने तो अरेस्ट कर दिया था, अगर उनके पर पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई और प्रेशर है तो वो तो हो गया। अब आपको नजर आ रहा है कि जो मसला है वो प्रोसिक्यूटर का तो है ही है, क्योंकि तरबियत नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन उससे भी ज्यादा मसला ये है कि पुलिस का जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंसफिशिएंट है, और मैं कहूँगा कि कुछ और वजूहात हैं जिनकी वजह से पुलिस जो है ना अपनी कार्रवाई करती है। यस, अ, यू आर राइट। हाँ, तो वो जो है ना दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान।
अब आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जाएं, मेरे ख्याल में सिवाय केपी का प्रोविंस को एक तरफ रखें, लेकिन बाकी 3 प्रोविंसेस 4 प्रोविंसेस जो भी हैं वो सबको अगर आप जमा करें, किसी से भी पूछें, आपके पास कोई मसला होता है तो आप पुलिस के पास जाएंगे और बोलते हैं भाई किसी को बुला लो, पुलिस को मत बुलाओ। हाँ जी, और you are उसी very right. You are very right. they don't see them as actually a service which helps. They see them as a service which is going to extract money from them in some shape or form. either करवाने के लिए, किसी को फंसवाने के लिए, या अपने आप को किसी को छुड़वाने के लिए। केपी में कुछ तब्दीली आई हैं। I've heard very good news about. Do you think मैं, क्योंकि आपकी बात एक बहुत ऑथेंटिक बात है, तो आप समझते हैं कि केपी में ये तो एक बड़ी गुड न्यूज है, कुछ चेंज केपी में हमेशा से जरा बेहतरी रही है किसी वजह से, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाई, लेकिन वहाँ पे है। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनमें पुलिस में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर परफेक्ट, लेकिन ज़मीन आसमान का फर्क है। आप जाके वहाँ पे पेशावर में किसी को बोलें कि आप पुलिस के पास जाएंगे तो बोलेगा बिल्कुल जाएंगे। हम लोग को मदद मिलती है वहाँ से। आप सड़क पे जाके किसी से भी इंटरव्यू कर लें, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो यही कहेंगे कि केपी की पुलिस सर्विस जो है are doing quite a decent job, not a brilliant job maybe, not everything, लेकिन they're doing a decent job. जो उनका जो main purpose है ना वो हो रहा है। I think one of the main problems historically that has been in Pakistan is that the police force has remained a police force from the old colonial days. Yes. It's not a police service. That's the difference. It's still sorry, मुझे उर्दू में क्या चाहिए, वो अभी भी पुलिस ये कहती है कि वहाँ पे अपना जोर जमाती है। It's seen by the politicians as a tool to wield power over the public. ठीक है ना। अब आप यहाँ पे यूके में भी आप देख लें कि पुलिस है, लेकिन पुलिस के पास आप जाते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपसे तमीज से पेश आते हैं। आपको मसला होता है तो आप उनके पास जाएंगे, और अगर वो कुछ करते हैं तो there's a whole mechanism whereby they can be dealt with, including जैसे मैं प्रोसिक्यूट करता था पुलिस ऑफिसर्स को जो बाज़ दफ़ा अपने पावर्स से एक्सीड कर गए और किसी के साथ कुछ गलत किया, तो उनकी भी प्रोसिक्यूशन होती है। वहाँ पे तो कोई सोचेगा भी नहीं, वहाँ पे तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बन जाती है, all sorts of things happen. अब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है ना, एक बड़ा अच्छा जुमला बना लिया है for murder. In essence, what the police does is they will identify somebody that they think has done it, and on the quiet, he's got rid of. और इतना हो गया है common कि the system has created this phrase extrajudicial killing. क्योंकि they don't want to say murder because essentially it's murder. क्योंकि they have no right to execute somebody in that way. वो तो judge, jury and executioner बन के उन्होंने काम कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि it's a huge task in Pakistan to bring about change. क्योंकि तब्दीलियाँ ये जो है ना, मैं कहता हूँ लोगों को है ना, ये कानूनी तब्दीली तो है थोड़ी बहुत और समाजी तब्दीली भी है ज़रूर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तब्दीली आनी है वो एटीट्यूड। Yes. अगर पुलिस अपना रवैया बदले, ये सोच के कि मेरा काम क्या है, मेरा फ़र्ज़ क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, तो फ़र्क आएगा। वरना आप कितने भी वहाँ पे बनाते हैं, SOPs बनाते हैं, बिल्कुल बने होते हैं SOPs। SOPs तो ऐसे बिकते हैं जैसे पेपर वर्क तो बहुत है, मतलब SOPs तो वो बकायदा उन्होंने लगा के जहाँ बैठे होंगे ना, कोई टेबल चेयर है, सबसे पहले SOPs आप देख लेंगे। 101 इसी तरह कानून भी बहुत है पाकिस्तान में, जिन कानून को मेरे ख्याल में उसमें तरमीम आनी चाहिए उसको हाथ नहीं लगाते, ठीक है ना। और जिन कानून को वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे धड़ाधड़ पास करते रहते हैं, मज़ीद और क़वानीन पेश करते हैं। क़वानीन का उसी वक्त असर होता है जब वो नाफिज होते हैं। नाफिज उसी वक्त होता है जब वो नाफिज करने वाले, उनका इरादा है नाफिज करवाना सबके साथ बराबरी में। ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसके खिलाफ एक अलग रवैया है, जो कोई या कोई पॉलिटिशियन है तो उसके साथ एक अलग रवैया है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हर एक के साथ वही तरीके से, उसी तरीके से नाफिज हो। तो ये चीज़ें नहीं हो रही। सर, आप इतने एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे, और अभी जैसे माशाल्लाह आप मुल्को मुल्क जाते हैं,
आप क्या समझते हैं कि ये जो इट इज़ रियली वेरी सैड कि हमारे अपने बैक होम में ये होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ लोग सोशल जस्टिस होने की वजह से बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग हमें हमारा दिल अभी भी अपने अपने मुल्क के लिए देखिए मैं शोज़ करती हूँ ना तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा कंसर्न होता है कि बैक होम में क्या हो रहा है, हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, हमारी जो सोच है या हम यहाँ पे लिटरेरी साइड पे, इल्मी साइड पे, सोशल साइड पे जितना अभी आपको भी लाने का जो मकसद यही था, तो आप काम तो कर रहे हैं वहाँ पे। हाउ हाउ यू थिंक हाउ वी कैन चेंज और वहाँ पे बैठे क्या करना नहीं चाहते या वो जो सिस्टम रखा हुआ है कंट्रोलिंग और वो ये जो डिपार्टमेंट इवन पुलिस का है, अगर केपीकी में बेहतर हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं, सिंध में क्यों नहीं, बलूचिस्तान में क्यों नहीं? तो इसको हम कैसे बेहतरी की तरफ अगर हम थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक होके या रियलिस्टिक होके ये सोचें तो क्या ऑप्टिमिज्म तो बिल्कुल होना चाहिए और उस तरफ मैं भी आऊँगा, लेकिन पहली बात मैं आपसे 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ कि जो मैं बहुत मुल्कों में जाता हूँ अ, और वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे भी बहुत सारी मसाइल होते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क जाते हैं तो दुःख ज़रा ज़्यादा होता है। सही? अपनों के ऊपर ज़ुल्म और ये वो पता नहीं ये इंसानी फितरत है, होना नहीं चाहिए, हर इंसान बराबर है, लेकिन एक जज़्बाती चीज़ है, आप उसको कुछ काबू नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा मैं जब जाता हूँ, मैं शुरू शुरू में 2016 में जब गया था 2016 या 15 में गया था पहली दफ़ा तब ये कार्रवाई के लिए, तो मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना दुःख हुआ था। मैं डिस्टर्ब हो गए होंगे। एग्ज़ैक्टली। बहुत मुझे अभी अफ़सोस हुआ। आप बात कर रहे हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें थी, मेरी अपनी भी कई ऑब्ज़र्वेशन थी। कुछ थोड़ा-सा हमें इधर भी यूके की पुलिस का भी एक्सपीरियंस हुआ और वहाँ पे स्टोरीज़ सुनी हुई थी और कुछ मेरे अपने फादर भी जिनके नाम पे मैंने ये चैनल किया है, वो किसी ज़माने में एक सोशल सर्विस के तौर पर हाजी हबीबुर रहमान एक बहुत बड़ा नाम गुज़रा है। तो उनके साथ दोस्ती थी तो वो एज़ ए ही वाज़ ह्यूमनिस्ट तो वो सोशल सर्विस के तौर पे अपने तौर पे काम करते थे और वो इसी तरह से ही वाज नॉट अ प्रोसिक्यूटर ही वाज नॉट अ लॉयर बट ये था कि वो विक्टिम्स को सपोर्ट करते और खास तौर पे जो ग्रास रूट के विक्टिम्स होते थे उन्होंने उसके बारे में स्टोरीज में भी लिखा है कि कैसे क्राइम स्टोरीज को तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों हाँ, तो मैं आता हूँ कैसे पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि अब तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि मसले मसाइल क्या थे, जो कि बहुत हैं और मसला ये है कि अगर सिर्फ तारीफ़ ही करें, तो आप और ये ना माने कि मसले हैं, तो कभी मसले देखेंगे नहीं आप, तो हल नहीं होंगे। पहली बात तो ये कबूल करना है कि आपके पास मसले हैं, उसके बाद फिर दवाई मिलेगी ना, इलाज तो बाद में होता है। श्योर पहले देखना कि बीमार बीमार है, तो बीमारियाँ तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उम्मीद बहुत है। अ, अब उम्मीद कहाँ पे है और कैसे है? मैं कहूँगा कि अब मैं जब जाता हूँ तो मैं मेरा 3-4 चीज़ों में मैं शामिल होता हूँ। एक होता है लीगल स्टैट्यूटरी कि लॉज़ डेवलप करने में उसमें उनकी मदद करना थोड़ी-सी, ठीक है ना? दूसरा होता है जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ एक्सचेंज करना, उनको आइडियाज़ देना, उनको पॉलिसीज़ क्योंकि उनके पास अगेन कमी है वहाँ पर नए आइडियाज़ के लिए सोच के बारे में, तो उनके साथ इंटरैक्शन करना ऑन द लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना? फिर तीसरा जो आता है वो डीलिंग विद द हैंड्स ऑन प्रोसिक्यूटर्स जो कि बहुत बड़ा काम है मेरा वहाँ पे। तो मेरा जो अक्सर जो ट्रेनिंग होती है, चाहे काउंटर टेररिज्म की तरफ हो, चाहे दूसरी तरफ हो, वो प्रोसिक्यूटर्स को मुख्तलिफ एरियाज़ में उनकी ट्रेनिंग देना ताकि उनको तरबियत दूँ ताकि फिर ये भी कर सकें बेहतर, ये भी कर सकें बेहतर। वहाँ पे मैं जब देखता हूँ तो मुझे उम्मीद नज़र आती है, ख़ास तौर पर और किसमें? जो यंगर जनरेशन है। यस द यंगर जनरेशन में जो है मैं देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है भाई, इन लोगों में जज़्बा है, इन लोगों में काबिलियत भी है, इनको मौका चाहिए। अब मौका जो है वो उनके सीनियर्स देंगे उनको और माहौल पैदा करना सीनियर्स का काम है कि आप है ना ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें वो जो आपके जो मातहत हैं वो ऐसा परफॉर्म करें जो कि आपके डिपार्टमेंट के लिए बात अच्छी बने। ख़तरा जो है वो ये है कि अगर आप उन नौजवान जो नस्ल है उनको आप मौके सफिशिएंटली नहीं देंगे तो एक वक्त आता है कि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं कि एग्जैक्टली वो
इतने उसमें वो उनको भी अंदाजा ही नहीं होता कि वो एक्चुअली वो अब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन गए हैं. दे हैड द पोटेंशियल टू बी द सॉल्यूशन, बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस नहीं हुआ. और वो इतना उनके ऊपर वो हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 वो सिस्टम के सिस्टम बन जाते हैं, और फिर दे बिकम द वंस हु परपेचुएट द प्रॉब्लम. Instead of being the revolutionary, the ones who are going to make the change, they become part of the ingrained system. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये उनका भी कसूर नहीं, ये इंसानी फितरत है. मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान गया था, तो जब गाड़ी रुकती है कहीं पे वो ट्रैफिक लाइट्स पे whatever, तो आपके पास बहुत सारे लोग मांगने आ जाते हैं. Exactly. तो शुरू में मैं एकदम वो हो गया था कि ये क्या हो रहा है, तो आप देते हैं, फिर थोड़ा सा, फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं. एनीवे, तो ये होता है, शुरू में होता है. फिर तीसरी चौथी दफ़ा जब आप जाते हैं तो फिर आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यू बिकम अक्लामेटाइज्ड टू इट. आप वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं. इट बिकम्स पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड फैब्रिक ऑफ True. सोसाइटी. True. तो आपके ऊपर उतना झटका नहीं पड़ता. और यही होता है प्रोफेशनल लाइफ में भी. जो मसले मसाइल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो शुरू में जो आते होंगे प्रोसिक्यूटर्स, आई एम श्योर उनमें इतनी काबिलियत और अक्ल है कि वो देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है. अब वो जूनियर्स हैं वहाँ पे, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सीनियर, वहाँ पे ये बहुत हायरार्की बहुत है, तो आप सीनियर्स को कुछ कह नहीं सकते. यहाँ पे फिर भी आप है ना ज़्यादा आपसे ओपिनियन भी मांगते हैं और लोग वो भी करते हैं. वहाँ पे आप मातहत हैं तो आप ज़्यादा बोल नहीं सकते. तो वो उस वक्त तक तो वो बोलना भी चाहें तो उनके पास हक नहीं है. लेकिन जब एक वक्त आता है कि वो उसकी तरफ जाना चाहें, बाय दैट स्टेज दे हैव बिकम सो यूज्ड टू द सिस्टम कि वो नोटिस भी नहीं करते हैं कि ये गलत हो रहा है एनीमोर. शुरू में जो चीज़ बड़ा बहुत ऑब्वियस लग रही थी, वो बाद में कुछ सालों बाद वो यहाँ तो यही होता है. दैट्स रियलिटी. एंड अनफॉर्चुनेटली ये खतरा है. अभी जब मैं जाता हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं जिनमें बहुत उम्मीद रखता हूँ मैं. अब तो बहुत सारों को अच्छी तरह से जानने लगा हूँ, क्योंकि वही शक्लें भी नज़र आती हैं, क्योंकि वो अलग-अलग सब्जेक्ट ट्रेनिंग पे आते हैं. तो मुझे पता होता है कि हू आर द वंस हू आर गोइंग टू मेक इट रियल डिफरेंस, हू आर द इंडिविजुअल्स. तो उन पे निगाह रखता हूँ थोड़ा सा, उनको थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ कि वो भाई आप अपने आप में हिम्मत करें और आप आगे बढ़ाएं, ये करें. और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं. लगता नहीं है शायद for somebody from the outside, क्योंकि प्रोग्रेस स्लो है, और इन अ वे दैट्स बेटर. क्योंकि है ना, बाज़ दफ़ा रेवोल्यूशन जब आता है ना तो इट गोज बैक जस्ट एज क्विकली. लेकिन ये इवोल्यूशन जब होता है तो होपफुली वो आहिस्ता इट बिकम्स पार्ट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ एंड इनग्रेन्ड हो जाता है. तो इस उम्मीद में हूँ कि ये जो है वो उस तरफ जा रहा है कि जो सिस्टम है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, और वो जो लोग सीख रहे हैं. अब मिसाल के तौर पे मैं कुछ अरसे के बाद मैंने कुछ जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनसे दोबारा अलग अलग सब्जेक्ट पे, दूसरे सब्जेक्ट पे है, तो वो आके मुझे बाद में ब्रेक में कहने लगे, आपने जो हमने पिछले दफा उस सब्जेक्ट पे जो सिखाया था ना, वो हमें बड़ा काम आया है. हम लोग अब वो डॉक्यूमेंट लेके फिरते हैं और कोर्ट में ले आते हैं और इस्तेमाल करते हैं. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक्चुअली ये लोग न सिर्फ बैठे नहीं हैं, ज़बरदस्ती नहीं बैठे, एक्चुअली सीख रहे हैं और फिर अप्लाई कर रहे हैं. दैट्स द मोस्ट. मैं हमेशा हर ट्रेनिंग सेशन के एंड पे ये कहता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है उनके साथ. अच्छे लोग हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ भी देते हैं. लेकिन मैं ये कहता हूँ एंड में कि भाई आपने सीखा कुछ तो वेरी गुड, मेरी को खुशी हुई. लेकिन सीख के दिल में रख के, दिमाग में रख के बैठने या दराज में रख के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं. इसको आपको अप्लाई करना चाहिए. कल से तो आप जाएँगे, इसको अप्लाई करें. आपको बात अच्छी लग रही है तो अप्लाई करें और देखें क्या फ़र्क पड़ता है लोगों की ज़िंदगी में, जिनके साथ आपका वास्ता पड़ता है. तो ये हम लोग बहुत प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये हो रहा है. यू आर डूइंग ग्रेट. अभी हमारे पास लास्ट 1 मिनट रह गया है. इतना मजा आया आपसे बात करके और इतना नॉलेज मिला है. और आप देखें कि यू आर ट्रूली डूइंग अ ग्रेट सर्विस, आई वुड से, टू ह्यूमैनिटी. और खास तौर पे जो आप पाकिस्तान में कर रही हैं और जो आपने यूथ की बात की है, देखें ये एक बहुत उम्मीद अफसा बात है कि बिल्कुल वैसे ही कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो आपकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ. आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली थैंकफुल, ट्रूली ग्रेटफुल कि आपने गिमी टीवी को टाइम दिया और
आपको आज मैंने सैटरडे को नहीं, इतने शॉर्ट नोटिस पे कहा और आप हमारे साथ आपने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच एंड कीप अप योर गुड वर्क। और ये आपका जो काम है और जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं, मतलब मैं ये कहूँगी कि वर्ल्ड वाइड few लोग ऐसे काम करते होंगे, but that is a great service for humanity. Thank you so much. Thank you. thank you very much indeed. Love it. खुदा हाफिज।